Hello students, welcome to all of you on our YouTube channel RJC Online Institute। मैं मनीष चौहान, फिजिक्स फैकल्टी, आज आप लोगों को जेट एग्ज़ाम 2018 फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगा। जेट एग्ज़ाम 2018 फिजिक्स क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 1, A charged particle plus q is located at the center of a circle as shown in diagram. If work done in moving a unit positive charge from A to B is W1 and A to C is W2, then देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सर्कल दिया हुआ है, इस सर्कल पे सेंटर पे आपको एक चार्ज दिया हुआ है पॉजिटिव चार्ज प्लस q। क्या कह रहा है देख बेटा, एक दूसरा चार्ज पार्टिकल है यूनिट चार्ज, उसको आप ए से कहां ले गए, सी तक, ए से सी तक। इस प्रोसेस में जो वर्क किया है वो है W2 और दूसरा चार्ज पार्टिकल ले गए अपन ए से बी तक। इस प्रोसेस में जो वर्क किया है वो हो गया W1। बोला है W1 और W2 में रिलेशन क्या है। तो सबसे पहली बात आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब भी हम एक चार्ज पार्टिकल को किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक लेकर जाते हैं तो उस चार्ज पार्टिकल Q को जो भी है इस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होता है W इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है Q डेल्टा V। Q वो चार्ज पार्टिकल जिसको आप लेकर जा रहे हो, डेल्टा V उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो देख बेटा ध्यान से देख, क्या ये चार्ज पार्टिकल सर्कल के सेंटर पे है? यस। क्या इस सेंटर से पॉइंट ए की डिस्टेंस, पॉइंट बी की डिस्टेंस और पॉइंट सी की डिस्टेंस तीनों बराबर है, इक्वल टू आर, रेडियस ऑफ द सर्कल? यस। तो सोच, इसका मतलब क्या हुआ कि इस चार्ज प्लस क्यू के कारण ए पॉइंट का पोटेंशियल, बी पॉइंट का पोटेंशियल और सी पॉइंट का पोटेंशियल, यानी कि वी ए और वी बी एंड वी सी तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। कितने होंगे हम जानते हैं, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला के, वो चार्ज Q अपॉन में जिस डिस्टेंस पर आप देख रहे हो, डिस्टेंस आपकी कितनी, रेडियस ऑफ द सर्कल R, तो फॉर्मूला है KQ अपॉन R। अब देख, मैं चार्ज को लेकर गया A से B तक, चार्ज को कहां से कहां तक ले गया, A से B तक, यानी W1 कैलकुलेट करना है। तो W1 आपको पता है क्या होता है, Q डेल्टा V। अब पता है A पॉइंट का पोटेंशियल और B पॉइंट का पोटेंशियल दोनों क्या है, सेम, यानी कि यहां के पोटेंशियल में से यहां के पोटेंशियल को माइनस करूंगा, यानी कि डेल्टा V क्या आएगा, 0 आएगा। तो W1 क्या आया, 0। सेम लाइक दिस, अगर मैं इसको A से C तक लेके जाऊं तो वही बात यहां पर है, A और C दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम, इसका मतलब यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V क्या आएगा, 0। इसका मतलब यहां भी वर्क डन W2 क्या आएगा, 0। तो ऑप्शन आपके सामने है, डी ऑप्शन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है भाई जो तूने सॉल्व किया है मैं यहां हूं, इसका मतलब W1 बराबर W2 बराबर 0, दैट इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, डायमेंशन ऑफ 1/√μ0ε0। ये सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन पूछा गया है। ये होता है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। ये जो वैल्यू होती है पूरी की पूरी वैल्यू किसके इक्वल होती है, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। तो सिंपल सा आपको क्वेश्चन दिख रहा है सामने, ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन, वेलोसिटी। कई बार इस क्वेश्चन को ऐसे ना पूछकर सीधा पूछ लेता है वैल्यू कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/√μ0ε0, तो आप बोलेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इन दिस क्वेश्चन इज द करेक्ट ऑप्शन, वेलोसिटी ऑफ द वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, रेजिस्टेंस ऑफ ए जंक्शन डायल 25 ओम व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस, यानी कि फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर इसका रेजिस्टेंस कितना है, 25 ओम, एंड रिवर्स बायसिंग में 2500 ओम। फाइंड द करंट इन द फॉलोइंग डायग्राम। बहुत ही सिचुएशन सीधी सी बात है। सबसे पहले आपको देखना है कि जो आपका डायोड डायग्राम के अंदर कनेक्टेड है वो कैसा है। तो ध्यान से देखो, मैं डायग्राम को एक बार दोबारा बताता हूं।
ये आपका यहां पर देखो एक डायोड बना हुआ इस तरीके से, तो आप जानते हैं डायोड का पॉजिटिव एंड होता है, ये क्या होता है, नेगेटिव एंड। और यहां आपके पास फिर सीधा क्या बना हुआ है, एक रेजिस्टेंस बना हुआ है 100 ओम का। अब सबसे पहले कुछ नहीं बेटा, क्या देखना है तेरे को, सबसे पहले बता डायोड फॉरवर्ड बायसिंग या रिवर्स बायसिंग, तो आप क्या बोलेंगे, सर ये डायोड का पॉजिटिव एंड है, ये हाई पोटेंशियल पे है, ये डायोड का नेगेटिव एंड है, ये लो पोटेंशियल पे है। इसका मतलब ये डायोड कौन सी बायसिंग में है, फॉरवर्ड बायसिंग में। कौन सी बायसिंग में है, फॉरवर्ड बायसिंग में। ठीक, अब फॉरवर्ड बायसिंग में तो डायोड करंट को अलाउ करेगा, डायोड से करंट क्या होगा, फ्लो करेगा। तो यहां से यहां करंट फ्लो कर रहा है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, वो कितना है बेटा, 5 वोल्ट। यहां से यहां तक पूरे सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया, डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में तो रेजिस्टेंस कितना, 25, और ये कितना, 100। क्या दोनों सीरीज में हो गए, यस सर। इसका मतलब नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया, 100 प्लस 25, 125 ओम। करंट का सीधा सा फॉर्मूला है I इक्वल्स टू V अपॉन R, यानी कि 5 अपॉन 125। इसको कट कर देंगे, 5 125 को कितनी बार मार देगा, 25 बार, 1 अपॉन 25 एम्पियर, यानी कि 20 द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, करंट गेन इन कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर इज, एक दिया आपको ग्रेटर देन 1, एक दिया लेस देन 1, एक दिया इक्वल टू 1 और एक दिया 0। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर होता क्या है। तो ध्यान देना, ये मेरा ट्रांजिस्टर, दैट इज द ट्रांजिस्टर बेस इमिटर कलेक्टर। ये हो गया आपका इमिटर, ये हो गया कलेक्टर, और ये क्या हो गया, बेस। ट्रांजिस्टर के अंदर हमेशा एक दो सर्किट बनते हैं, एक तो बनता है इनपुट सर्किट और एक बनता है आउटपुट सर्किट। तो ये हो गया ट्रांजिस्टर का इनपुट सर्किट, क्योंकि इमीटर अपना क्या है, कॉमन, और ये हो गया आउटपुट सर्किट कलेक्टर एंड इमीटर के साथ। अब ये कोई सा ट्रांजिस्टर हो सकता है, पीएनपी भी हो सकता है और एनपीएन भी हो सकता है। हम कोई भी एक ले लेते हैं, जैसे मान लो मैं एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात कर लेता हूं, कोई सा भी हो सकता है। एनपीएन मतलब ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये तो करंट कैसे, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी इस पर जो इमीटर पर एरो का सिंबल आएगा वो कैसे आएगा, आउटवर्ड आएगा। यही हमको बता रहा है एरो का सिंबल, ये ट्रांजिस्टर कौन सा है, एनपीएन है। अब ध्यान देना, अब ये करंट यहां से आया तो इमीटर में करंट जा रहा है, कहां जा रहा है, इमीटर में, तो ये करंट कौन सा हुआ, IE। ये करंट देखो यहां से आके दो पार्ट हो गए इस करंट के, एक गया इधर, एक गया इधर। ये वाला पार्ट क्या हो गया, कहां जा रहा है, कलेक्टर में, IC। ये कहां जा रहा है, बेस में, IB। ये IB गया यहां से इधर, ये इधर क्या गया बेटा, IC। अब करंट गेन, करंट गेन एक्चुअल में होता क्या है, करंट गेन होता है चेंज इन आउटपुट करंट डेल्टा I नॉट अपॉन में चेंज इन इनपुट करंट। ये तो हो गया करंट गेन AC। अगर DC निकालेंगे तो आउटपुट करंट अपॉन में इनपुट करंट। तो कोई सा निकालो, AC चाहे DC, आप देख सकते हो बेटा। अगर आप ध्यान से देखो, यानी कि हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारी आउटपुट करंट क्या है, IC, तो डेल्टा IC अपॉन में इनपुट करंट क्या है बेटा, देख IB। क्योंकि ये तो कॉमन है ट्रांजिस्टर। अब अपने को पता है कलेक्टर करंट बहुत ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू बेस करंट। कलेक्टर करंट ज्यादा होती है, बेस करंट क्या होती है, कम होती है, क्योंकि तो बहुत ही मिनिमल करंट होती है, इसके अंदर बहुत कम चार्ज कैरियर्स होते हैं बेस के अंदर। इसका काम सिर्फ इतना है कि मीटर से आने वाले चार्ज कैरियर्स को कलेक्टर की तरफ क्या करना, फॉरवर्ड करना। तो ये बहुत ही लो अमाउंट की करंट होती है, कलेक्टर करंट की कंपेरिजन में बेस करंट बहुत ही कम होती है। तो सीधी सी बात, डेल्टा IC कलेक्टर करंट में जो चेंज आएगा वो क्या आएगा बेटा, बहुत ज्यादा आएगा, और बेस करंट में चेंज आएगा वो क्या आएगा, इस कंपेरिजन में कम आएगा। तो बहुत बड़ी वैल्यू है, एक छोटी वैल्यू है। जब दोनों को डिवाइड करोगे, छोटी वैल्यू से डिवाइड करोगे, तो जो आपका रेशियो होगा वो क्या आएगा बेटा, ग्रेटर देन 1। क्या आएगा, ग्रेटर देन 1। यानी कि आपके लिए इस कॉन्फ़िगरेशन में जो आपके पास करंट गेन है वो क्या हो गया, ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ग्रेटर देन 1। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
बीटा रेज इमिटेड इन रेडियोएक्टिव डीके। सिंपल सी बात, रेडियोएक्टिव डीके सुनते ही एक ही चीज समझ में आती है, क्या? रेडियोएक्टिव डीके तीन होते हैं, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके। इसमें क्या निकलती है? गामा रेज। इसमें क्या निकलता है? अल्फा पार्टिकल, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम 2He4। हम इसकी बात करते हैं। जब बीटा डीके होता है न्यूक्लियस से, रेडियोएक्टिव डीके इज द प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस एंड बीटा पार्टिकल आर ऑफ टू टाइप्स, +1E0 -1E0। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। इट इज पॉजिटिव, इट इज नेगेटिव, इट इज ऑल्सो नोन एज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकॉज it have opposite charge as the electron and the all other properties like mass etc are same as the electron। तो ये निकलते हैं किसके अंदर? बीटा डीके के अंदर। रेडियोएक्टिव डीके जब होता है बीटा डीके में, और रेडियोएक्टिव डीके इज द ओनली प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस। यानी कहां से निकलेंगे? न्यूक्लियस से। तुम्हारे ऑप्शन देख लो, साफ साफ चिल्ला चिल्ला के कह रहा है ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो नहीं सकता, रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस नहीं है, इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना ही नहीं है। न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रल है नहीं है क्योंकि साफ दिख रहा है एक पॉजिटिव और एक कैसा है? नेगेटिव। चार्ज पार्टिकल इमिटेड बाय द इक्वेटर आएगा यहाँ पे NuClEus न्यूक्लियस, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। Magnetic flux in a closed resistance of 10 ohm changes with time in accordance of following equation। कोई भी एक सर्किट है, उसका मैग्नेटिक फ्लक्स फाई की इक्वेशन आपको दी हुई है, फाई इक्वल्स टू 6t² माइनस 5t प्लस 1। What is the magnitude of induced करंट इन द सर्किट एट t इक्वल्स टू 0.25 सेकेंड। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपसे बोल रहा है कि 0.25 सेकेंड जो है उस पर सर्किट के अंदर करंट क्या होगा, सर्किट का रेजिस्टेंस गिवन है और आपको फ्लक्स में चेंज दे रखा है। कोई भी एक सर्किट, कॉइल कुछ भी हो सकता है, सिंपल कॉइल मान लो, जो भी आपका एक सर्किट है, ठीक है, इससे रिलेटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है बेटा? चेंज हो रहा है। और सर्किट क्या है आपका? क्लोज है, तो यहां से क्या फ्लो करेगा? एक करंट। क्यों फ्लो करेगा? बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तूने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, क्या पढ़ा होगा? सोच, क्या पढ़ा तूने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में? नहीं आया समझ में? चल मैं बताता हूं। Whenever there is a change in the magnetic flux linked with a circuit, then an EMF is induced across the ends of circuit. If this circuit is closed, then an current is induced। अब आपको पता है कोई भी सर्किट है, कैसा भी हो सर्किट, इस सर्किट में करंट फ्लो है, आपको पता होना चाहिए कि यहां पर आपने जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया है वो कितना है, यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो कितना है। तो आप सिंपल I इक्वल्स टू V/R करके क्या निकाल लेंगे बेटा? करंट। तो R तो मेरे को गिवन है, देखिए रहा क्या नहीं है, V पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया। और मैंने क्या बोला अभी? फ्लक्स चेंज होने से जो EMF डेवलप होगा वही तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यानी इसके एंड्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको मैं बोल सकता हूं इंड्यूस्ड EMF। और इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस ऑफ d∅/dt, यही होता है बेटा, समझ? माइनस ऑफ d∅/dt। अब जब मैंने बात कर ली मैग्नीट्यूड की, तो मुझे इसके माइनस से कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गई? जो भी नेगेटिव पॉजिटिव आएगा हम सिर्फ क्या देखेंगे इसके अंदर? जल्दी बताओ, हम क्या देखेंगे इसके अंदर? हम सिर्फ वैल्यू देखने की, माइनस प्लस तो सिर्फ किसको बताएंगे बेटा? डायरेक्शन को बताएंगे, ठीक है ना? तो E इक्वल्स टू हो गया, मैं सिंपल लिख देता हूं इसको, d∅/dt। ठीक है, तो निकाल लो इसका पहले d∅/dt, देखो कितना आएगा। सबको आता हुआ डिफरेंशिएशन, x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो पावर मल्टीप्लाई में आती है x n माइनस 1, एक पावर क्या होती है? कम। तो देखो 2 पहले मल्टी है तो 6 2 जा 12, और 2 है पावर तो एक कम हो जाएगी, 2 माइनस 1, तो क्या बच गया? ओनली t बचा, माइनस 5t, t की पावर 1 माइनस 1 0, और एनीथिंग रेज टू पावर 0 इक्वल टू क्या होता है? 1, तो सिंपल क्या बचा? 5। और ये क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। क्या होता है? 0। अब ध्यान से देखो यहां पे 12t माइनस 5 प्लस 0,
ये हो गया आपके लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ। समझ में आई मेरी बात? ये क्या हो गया? इंड्यूस्ड ईएमएफ। बट मैंने जो आपसे इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा है वो पूछा है t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे, यानी आपको जो ईएमएफ की वैल्यू लेनी है वो कितने सेकंड पे लेनी है? 2 सेकंड पे लेनी है। तो यहां से t की जगह क्या रख दो आप बेटा? 2 पुट कर दो। t की जगह काट दो 0.25, 0.25। तो 25 को और 12 को मल्टीप्लाई करो तो 25 2 जा 50, 25 और 1 30, 2 के बाद 0 3 आ गया, -5। तो कितना बचा? यानी कि माइनस का 2 और एक माइनस यहां पहले से लगा हुआ है, एक माइनस ये रहा, तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ ई के बराबर कितना हो गया बेटा? 2 वोल्ट। कितना हो गया? 2 वोल्ट। लेकिन मुझे तो क्या चाहिए? करंट चाहिए, तो अभी निकाल देते हैं। देख बेटा, I इक्वल्स टू V अपॉन R, वोल्टेज निकाल लिया, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आया? 2 अपॉन में R रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, क्वेश्चन में गिवन है रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना है? 10। तो 2 अपॉन में 10, 2 अपॉन में क्या हो गया? 10। डिवाइड कर लो इसको, 0.0 कितना आया? 10 2 जा 20, तो 0.2 एम्पियर। इट मींस अगर हम ऑप्शन चेक करें तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? आई थिंक सबको समझ में आएगा क्वेश्चन। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, या हमारे यूट्यूब चैनल पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उस पर आप हमसे डाउट दोबारा से पूछ सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, मूविंग चार्ज प्रोड्यूस, मूविंग चार्ज प्रोड्यूस। देख बेटा ध्यान से, सिंपल सी बात, जब भी 12th क्लास में आपने एंटर किया होगा, पहला ही चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आपको सर ने एक ही बात बताएगी, तो चार्ज पार्टिकल होता है प्लस क्यू। चार्ज क्या, इस दुनिया में कोई भी इंसान हो, कोई भी इंसान, कोई भी ऑब्जेक्ट, आप में, हम, जो कुछ आप नेचर में देखते हो 3 ही कंडीशन में हो सकता है बेटा, नहीं 2 कंडीशन में हो सकता है। 2 कंडीशन कौन सी होती है? एक तो कंडीशन होती है रेस्ट की, और एक कंडीशन कौन सी होती है बेटा? मोशन की। लेकिन मोशन वाली कंडीशन के 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट कौन कौन से? या तो यूनिफॉर्म मोशन है, या फिर एक्सीलरेटेड मोशन है। यानी कि या तो कोई इंसान रुका हुआ है किसी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में, या फिर वो मूव कर रहा है तो या तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, या फिर वो एक्सीलरेटेड मोशन, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, यानी 3 स्टेट में कोई भी चीज हो सकती है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो सिर्फ एक ही चीज होती है उसके चारों तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है? इलेक्ट्रिक। अगर वो मोशन में है तो दोनों चीज होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड होगा। बट फिर इनमें क्या डिफरेंस है? अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक। बट अगर वो एक्सीलरेटेड मोशन में है तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑल्सो रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बट हमें बहुत ज्यादा आगे तक नहीं जाना है, इतना हमसे सिर्फ पूछा मूविंग चार्ज, तो मूविंग आते ही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो गए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रॉन्ग, ओनली मैग्नेटिक फील्ड रॉन्ग, नाइदर इलेक्ट्रिक, यानी ना तो इलेक्ट्रिक ना मैग्नेटिक फील्ड। अरे चार्ज ऐसे कैसे हो ही नहीं सकता, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, बोथ फील्ड्स। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 ampere current is flowing in the given diagram. If R equals to this, then what will be the magnetic field at point O? देख बेटा, बहुत ही सिंपल सा अच्छा सा क्वेश्चन है। अगर अपन ध्यान से देखें इसको तो आपको इस तरह से एक आर्क बना के एक वायर से आपको एक कंडक्टिंग वायर का फ्रेम बना के दिया है, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट, ये स्ट्रेट वायर है, ये स्ट्रेट वायर है, ठीक है, और इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है लाइक दिस, आई मान लेता हूं, जिसकी वैल्यू आपको गिवन है 40 एम्पियर।
आर, इसकी रेडियस भी आपको दी हुई है कितनी है, ठीक है, रेडियस आपको गिवन है। आपसे पूछा है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, यानी इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। बायो सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन, उसी से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा। whenever we would like to obtain the magnetic field due to a current carrying element, then we have two laws. First is Ampere circuital law and another is Biot-Savart law. Here we will use Biot-Savart law. First of all, we have to split this entire portion into three sections. मैं different कलर से आपको लिख बताता हूं. That is first section, that is second section, and remaining it is third section. अब सुनो, चाहे बायो-सावर्ट लॉ यूज कर, चाहे ACL यूज कर, एम्पियर सर्किटल लॉ, तुझे पता है स्ट्रेट वायर की एक्सिस पे हमेशा मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? अरे सर जीरो होता है। कितना होता है? जीरो। तो सोच, इधर देख, स्ट्रेट वायर एंड पॉइंट O इज लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ दिस सेक्शन, यानी कि B2 इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस पोर्शन जीरो, एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस पोर्शन इज ऑल्सो जीरो बिकॉज दैट पॉइंट इज ऑल्सो ऑन द एक्सिस। यानी इन दोनों का जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसका होगा? सिर्फ इस थर्ड सेक्शन का, B3। अब थर्ड सेक्शन क्या है? रिंग है? नहीं सर। तो क्या है? सिलेंडर है? नहीं सर। कॉइल है? नो सर। क्या है? सर एक करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क है। क्या है? सर्कुलर आर्क। और हम पढ़ चुके हैं सर्कुलर आर्क के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बायो-सावर्ट लॉ के अंदर, B इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R अल्फा। 4 पाई R अल्फा। अल्फा क्या है? एंगल मेड बाय द आर्क एट द सेंटर, एंगल मेड बाय द आर्क एट द सेंटर। और ये एंगल हमको गिवन है कितना? 90। अल्फा हमेशा रेडियन में रखना है, तो अल्फा की जगह क्या रख दे बेटा? अल्फा बराबर 90 मतलब पाई बाई 2। नो, गलत हो जाएगा। ये तो आपको मूर्ख बनाने के लिए दिया है इसने। क्यों दिया है? पागल बनाने के लिए दिया। एक्चुअल में एंगल कितना है? सोच, आर्क कहां से स्टार्ट है तेरा? यहां से। कहां तक जा रहा है? यहां तक। अब सोच ये एंगल कितना? बोले सर ये 90, तो ये एंगल कितना? 270। यानी तेरे लिए अल्फा बराबर क्या हो गया? 270। ये डिग्री में है, हमें किस में चाहिए? रेडियन में। तो रेडियन कन्वर्ट कर अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो रेडियन के लिए क्या करेगा? इसको मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। इसको मल्टीप्लाई करेगा पाई अपॉन 180 से, तो क्या आएगा? 3 पाई बाय 2। क्या आएगा? 3 पाई बाय 2। बाकी सारी वैल्यूज तेरे पास है, रख दे एक वैल्यूज। B इक्वल्स टू म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, बायो-सावर्ट लॉ में अच्छे से पढ़ा होगा, इंटू I आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। कितना है एक बार देख लेता हूं मैं, 40 एम्पियर अपॉन में 4 पाई इंटू R 3.14 सेंटीमीटर में है, करंट एम्पियर में है। एक एमकेएस सीजीएस काम नहीं चलेगा, दोनों को किस में लाना पड़ेगा? या तो एमकेएस में या सीजीएस में। तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से डिवाइड करते ही किस में कन्वर्ट हो गया? आपका रेडियस किस में आ गया? मीटर में आ गया। अल्फा दे रखा है बेटा, अपन ने भी निकाला था 3 पाई बाय 2। अब सोच, देख 4 पाई ने 4 पाई को मार दिया, पाई की वैल्यू 3.14, इसने इसको मार दिया। और बता क्या बचा तेरे पास? 2। 2 ने इसको 40 को कितनी बार मारा? 20 बार। अब क्या बच गया? सब कट गया, कुछ बचा ही नहीं, तो ठीक है। तो फाइनली जो बी आया अपने पास
वो कितना आया? बोले सर 3 एरा 2 एरा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो ये हो गया। और पावर देख लेते हैं, नीचे कितनी है -2, ऊपर कितनी है -7, -2 गई, -7 में से क्या होती है -5 और 1 और गई, तो क्या बची -4। तो 6 × 10 की पावर -4, दैट इज द करेक्ट आंसर। चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है ये रहा, सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? दैट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In the given circuit of potentiometer, 1 ohm is the internal resistance of 6 volt battery and the length of the potentiometer wire is 100 cm, xy equals to 260. It is not 260, it is only 60. It is only 60. गैल्वेनोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन एंड द ईएमएफ ऑफ द सेल C इज। देखो बेटा इसके अंदर एक डायग्राम है, एक्चुअली प्रिंटिंग मिस्टेक, डायग्राम बनाना भूल गया है जो हमारा कंप्यूटर टाइपर है, तो हम डायग्राम आपको बता देते हैं क्या है। आपको एक पोटेंशियोमीटर का सर्किट दे रखा है, तो आप सब जानते हैं पोटेंशियोमीटर सर्किट के अंदर एक प्राइमरी सर्किट होता है जिसके अंदर एक सेल होता है, एक की लगी होती है, एक कोई रेजिस्टेंस या फिर RH रियोस्टेट अपन जोड़ सकते हैं, जिसके रेजिस्टेंस को R बोल देता हूं। ये पोटेंशियोमीटर वायर है, वायर को इसने नाम दिया है X एंड लेंथ ऑफ द वायर इज दिस 1 ohm 100, X Y Z मान लेते हैं। चलो एक सेकेंडरी सर्किट होता है जहां पर इसको EMF कैलकुलेट करना है, इस सेल का, इसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया इसने एंड दैट इज टू द जॉकी बाय द हेल्प ऑफ जॉकी। ये पॉइंट हो गया आपका Y एंड ये जो डिस्टेंस है वो आपको दिया है 60 सेंटीमीटर। ये यहां से यहां तक की ये तो टोटल लेंथ है बेटा, ये वाली लेंथ ये है 100 सेंटीमीटर XZ, ठीक है। एंड 1 ohm इज द इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 1 ohm है एंड 6 वोल्ट की बैटरी, ये जो बैटरी टोटल कितने वोल्टेज की है? 6 वोल्ट की है। ठीक 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 ठीक, और कुछ दिया है आपको? ठीक है। हाँ एक चीज और थी यहाँ क्वेश्चन के अंदर, R जो कनेक्ट किया है यहाँ पे, इसको मैं R नाम दे देता हूं एक बार, ठीक है। तो R जो है वो आपको दिया हुआ है 2 ohm, ये आपको कितना दिया है? 2 ohm दिया है, नहीं सॉरी 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 सॉरी, ये आपको दिया है 2 ohm ना देकर, ये जो R है ये तो है 5 ohm एंड R XY resistance of potentiometer wire is 2 ohm. That is already given in the question. That is printing mistake, no problem. अब आपसे कह रहा है कि आपको इस सेल का EMF जो C है इसका EMF बताना है, E बराबर कितना है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहली बात, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर इन द बैलेंसिंग कंडीशन, यानी जब आपका डिफ्लेक्शन 0 आ जाए, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लेंथ ऑन विच बैलेंसिंग कंडीशन इज ऑब्टेन। यानी कि जहां पर आपका बैलेंसिंग कंडीशन है यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर ये, यानी यहां से एक बात सीधी सी समझ में आई, E यानी इसका पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो गया VXY, VXY यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस। अब VXY तो E बराबर प्रिंसिपल पढ़ा है अपन ने, VXY कैसे निकालते हैं? बोले सर यहां से यहां तक की लेंथ, जो भी लेंथ आई आपकी LXY इनटू इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, यानी कि इसकी यूनिट लेंथ पर आने वाला पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जिसको अपन X से डिनोट कर देते हैं, इनटू X। तो LXY तो 60 है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या चाहिए? X। क्या चाहिए? X। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, यहां पर X कैलकुलेट कर लेते हैं। देख बेटा, तो X कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, X कैलकुलेट का। EMF ऑफ द सेल कितना है? 6 वोल्ट अपॉन में R, जो भी आपका रेजिस्टेंस कनेक्टेड है इसके अंदर, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस 5 ohm प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इट मींस 1 ohm प्लस
resistance of the potentiometer wire, that is already given in the question, that is 2 ohm into R upon L, resistance of the wire upon में इसकी लेंथ, लेंथ मीन्स 100 सेंटीमीटर, दैट इज ऑलरेडी गिवन। ये x निकालने का पोटेंशियल ग्रेडियंट का क्या हो गया फॉर्मूला। इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल्स टू 6 इंटू 2 अपॉन में 5 और 2 7, 7 और 1 8 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला। अब आपको चाहिए क्या, x आ गया, और सोल्व कर लेते हैं इसको। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 6/4 यानी कि x इक्वल्स टू हो गया आपके पास, 4 से 6 को डिवाइड करोगे 1.5 डिवाइड बाय 100। ये आपका क्या हो गया बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट वोल्ट पर मीटर। x चाहिए था हमको, L हमारे पास ऑलरेडी है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन दैट फॉर्मूला। L था हमारा 60 इंटू x कितना है 1.5 डिवाइड बाई 100, इसने इसको मार दिया, कितना बचा इक्वल्स टू 90 अपॉन में 10, एक डेसिमल और आ जाएगा, इक्वल्स टू 0.9। ऑप्शन चेक करो, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? Next question. How much mechanical work will have to be done to melt 1 gram ice at 0 degree centigrade temperature? अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो क्वेश्चन इज फ्रॉम थर्मोडायनेमिक लेटेंट हीट। हाउ मच मैकेनिकल वर्क विल वी हैव टू बी डन, यानी कि आपके पास 1 ग्राम क्या है आइस है और आपको इसको मेल्ट करना है, तो इसको मेल्ट करने के लिए आपको कितना वर्क करना पड़ेगा। अगर आपने लेटेंट हीट के बारे में पढ़ा है, लेटेंट हीट क्या होती है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एट इट फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट। यानी आपके पास 1 ग्राम आइस है, उसको मेल्टिंग पॉइंट पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस आते पिघलने लग जाती है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर चेंज नहीं कराना है। क्या चेंज नहीं कराना, टेम्परेचर सिर्फ मेल्ट करना है। तो जो हीट होती है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। अगर आपको मैं बताऊं कि जो आइस होती है, आइस की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि आइस को मेल्ट करने के लिए जो आपको लेटेंट हीट चाहिए 1 ग्राम आइस को, वो आपकी होती है 80 कैलोरी। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस 80 कैलोरी पर ग्राम, और हमसे 1 ग्राम की पूछिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी हमको इतने कैलोरी क्या चाहिए, हीट चाहिए। इतने कैलोरी क्या चाहिए, हीट चाहिए बेटा। लेकिन मुझसे पूछा क्या है, वर्क, तो हीट को वर्क में कन्वर्ट करना है, नहीं कैलोरी को जूल में चेंज कर लो। अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इक्वल टू वर्क डन, तो इसको चेंज कर लो किसके अंदर, जूल के अंदर। तो जूल में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाई 4.2 करते ही जूल में आ जाएगा ये, यानी कि आपका जो वर्क डन हो जाएगा वो 80 इंटू 4.2 जूल हो गया। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 2 जा 16 और 8 4 जा 32 एंड 1 33, एक डेसिमल तो 33.6, सॉरी एक जीरो हो रहा है, तो ये आपका हो गया 8 इंटू 4.2 तो 336 जूल, दैट इज योर वर्क डन। इट मीन्स सी इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल स्पीड u in such a way so that its horizontal range will become 3 times। अरे यार बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट बेटा इस क्वेश्चन में क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा मैथमेटिकल कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, देख क्या कह रहा है, इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज विल बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। यानी क्वेश्चन ने खुद ही चिल्ला चिल्ला के बोल दिया हॉरिजॉन्टल रेंज यानी कि आर
दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट। अब आप या तो आर और एच के फॉर्मूले रख दो, यहां पे समझ रहे हो मेरी बात को, आर और एच का क्या रख दो फॉर्मूला, वहां से आपके पास कट के क्या आएगा, थीटा आएगा सबसे पहले, क्योंकि यू तो पता है आपको, तो सबसे पहले क्या आएगा थीटा, और जब थीटा की वैल्यू आर के फॉर्मूला रखोगे तब आपका क्या जाएगा उत्तर। बट अगर मैं आर का फॉर्मूला रखता हूं यहां पे, तो आपका आर का फॉर्मूला जानते देखो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, और एच का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। अब यहां से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहां से यू कैंसिल हो जाएगा, थीटा थीटा कैंसिल हो जाएंगे, 2 बचेगा, यहां से आप थीटा निकाल सकते हो। बट इतना टाइम नहीं, इतनी देर में तो मैं क्वेश्चन नहीं पूरा सॉल्व कर दूंगा। देख कैसे, शॉर्ट तरीका बताता हूं। एक रिलेशन होता है अगर पढ़ाओ तो आर और एच में, आर अपॉन एच दैट इज इक्वल टू होता है 4 अपॉन tan थीटा। देख कितना सिंपल, डायरेक्ट आ गया। आर की जगह क्या रख दे 3h अपॉन में h दैट इज इक्वल टू 4 अपॉन में tan थीटा। अगर यहां से ध्यान से देखेगा तू तो tan थीटा बराबर h ने h को मार दिया, क्या बचा 4/3। बोला सर बट हमें ये पता ही नहीं कि थीटा कितना रखें कि tan कितना है 4/3 आ जाए। इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा एक कंसेप्ट बताता हूं। एक ट्रायंगल होता है, यूनिवर्सल ट्रायंगल, जिसको मैं नाम देता हूं, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं अपनी मर्जी से। एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री है। अगर आप 3, 4 एंड 5 इन साइड का एक ट्रायंगल बनाएंगे, दैट इज स्मॉलेस्ट राइट एंगल ट्रायंगल, ऑल साइड्स ऑफ विच आर इज इंटीजर नंबर। अगर आप इससे छोटा ट्रायंगल बनाएंगे, बन जाएगा, पॉसिबल है ये देख, बट इनमें कोई ना कोई साइड ऐसी होगी जिसकी लेंथ अदर जो लेंथ है उनके कंपैरिजन में फ्रैक्शन आएगी, या तीनों ही फ्रैक्शन होगी। ऐसा स्मॉलेस्ट ट्रायंगल है 3, 4, 5, मैं इसको नाम देता हूं यूनिवर्सल ट्रायंगल। आप कुछ भी बोल सकते हैं, यूनिवर्सल से बहुत जगह काम आता है, जेट में ही नहीं, बहुत ही अच्छे एग्जाम, नीट, IIT, जे, वहां पर भी कई बार आपको 0, 60, 90, 13 की वैल्यू देता है, लेकिन एक कॉमन वैल्यू नहीं देता, तो यहां से भी हम निकाल सकते हैं। अगर आप ऐसा ट्रायंगल बना के घर पे भी कोशिश करोगे, उसके एंगल मेजर करोगे, तो ये एंगल आपके पास आएगा 53 और ये एंगल आएगा 37। क्या इस एंगल से निकालो, आप इस एंगल से देखो, tan थीटा दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और थीटा क्या हो गया 53, थीटा क्या हो गया 53। तो यहां से देखो आपके पास, क्या मैं इसको लिख सकता हूं tan थीटा को tan 53, बोलो कोई दिक्कत थीटा की जगह पे, तो थीटा मिल गया आपको 53। अब हम क्या निकालना है, आर निकालना है, तो आर बराबर होता है फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। तो आर बराबर हो गया आपके पास यू स्क्वायर साइन थीटा, बस ये गड़बड़ है, साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू होती है साइन 2 थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बेटा ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर थीटा 53 रखती हो जाएगा, 106 की वैल्यू हम जानते नहीं, इसलिए हम इसको चेंज कर लेंगे साइन 2 थीटा कॉस थीटा से। तो हमारा फॉर्मूला हो गया साइन, अच्छा 2 भी आएगा ना यहाँ पे, 2, ठीक है, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा यानी कि 53 कॉस 53 डिवाइड बाय जी। वैल्यू रख दो, आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन में जी, ऐसे कैसे आ गया, इंटू में 2 आ गया, साइन 53 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 4/5 एंड इंटू कॉस 53 बेस अपॉन हाइपोटेनियस 3/5। आर इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, देखो 5 5 जा 25, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, और क्या बच गया यू स्क्वायर बाई जी। अगर आप ऑप्शन चेक करेंगे तो बी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन आपको गिवन है। व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन वोल्ट मीटर। ओके, वोल्ट पर मीटर। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन होता है, और दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। और जिधर वेव जाती है उसके भी क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। फॉर एग्जांपल मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बदल रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चेंज होगा और ये वेव ऐसे जाएगी। सिंपल से मैं आपको समझाऊं, जैसे इधर ध्यान देना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस हो गए, ये मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस हो गए, दोनों साथ साथ चलेंगे और ये वेव बिल्कुल ऐसे चलती जाएगी, ऐसे लाइक दिस। समझ गए? तो ध्यान से देना। अच्छा, इसमें एक चीज सबसे बड़ी ध्यान देने की बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेम फेज में होते हैं बेटा। कैसे होते हैं? यानी ये जीरो तो ये भी जीरो, मैक्सिमम तो दोनों के बीच में एंगल में कोई डिफरेंस नहीं होता। इसका मतलब साइन ओमेगा टी, यानी साइन के साथ जो कुछ भी एंगल आएगा पूरा क्या होगा, सेम होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो 0.5 इंटू ये किस किस ऑप्शन में सेम है, तो देखो अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर तो ये मैच कर ही नहीं रहा, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। अब आपके पास बच गए 3, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है और ये भी सही हो सकता है। 3 ऑप्शन में से कोई सा भी सही हो सकता है। अब ये पता करने के लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। ये y डायरेक्शन में है, x की तरफ वेव जा रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जेड हो गया तो तीनों ही जेड है। मतलब अब सिर्फ ये डिसाइड करेगा ये चीज, ये एम्पलीट्यूड, कि इनमें से वैल्यू कौन सी आएगी, साइन के साथ जो एम्पलीट्यूड हो। और एम्पलीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज के अंदर, कि ई नॉट अपॉन में बी नॉट इक्वल टू में सी। सी मतलब 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ई नॉट कितना है, ई नॉट तो कैलकुलेट करना है, अपॉन में बी नॉट कितना है, 2 इंटू 10 की पावर -7, तो 2 इंटू 10 की पावर -7 दैट इज 3 इंटू 10 की पावर 8। क्लियर है? अब ध्यान देने यहां से 3 2 क्या हो गया, ये 6 हो जाएगा, तो ई नॉट इक्वल्स टू 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई ओनली क्या बचा, एक ही बचा, यानी कि ई नॉट इक्वल्स टू 60। तो 60 एम्पलीट्यूड का है ये रहा, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। ये दोनों क्या हो गए बेटा, रॉन्ग हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैसेज सिग्नल ऑफ 10 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी एंड 10 वोल्ट पीक वोल्टेज, यानी एएम एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल कितना हो गया, 10, यूज्ड कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज एंड पीक वोल्टेज ऑफ 20 वोल्ट, व्हाट इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। एसी दे दिया आपको। आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर मॉड्यूलेशन इंडेक्स। सबसे पहले मॉड्यूलेशन क्या होता है, मॉड्यूलेशन क्या होता है, तो ध्यान रखना जो हमारी लो फ्रीक्वेंसी का मैसेज सिग्नल होता है, ठीक है ना, उसके अंदर डिस्टॉर्शन ज्यादा होता है, तो उसे हाई फ्रीक्वेंसी के साथ हमको कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। तो लो फ्रीक्वेंसी, जैसे कि हम कोई इंसान है चला नहीं जा रहा, धीरे चल रहा है, उसको जल्दी पहुंचना है तो क्या करते हैं, गाड़ी पे बिठा देते हैं और फिर वहां जाकर उतार देते हैं। तो सिमिलरली जहां से हमको मैसेज को सेंड करना है वहां हमारे मैसेज सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल पे बिठा देते हैं और वहां पर इससे तो प्रोसेस हो गया मॉड्यूलेशन, और जहां रिसीवर के पास जाएगा तो वहां से इसको वापस अलग कर लेंगे, ये होता है डिमॉड्यूलेशन। तो इसके अंदर एक मॉड्यूलेशन इंडेक्स एक टर्म आती है जिसकी वैल्यू होती है म्यू से डिनोट करता हूं मैं इसको, म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, AM अपॉन AC, एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल अपॉन में एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव। तो सिंपल सा क्वेश्चन 10/20, ठीक है, यानी कि 1/2 यानी कि 0.5 डिवाइड करोगे, डी इज द करेक्ट आंसर। लाइमन सीरीज फाउंड इन विच रीजन ऑफ लाइमन सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोर मॉडल। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ते ही सीधी सी एक चीज कहानी सामने आती है कि सर 5 सीरीज होती है, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रेकेट और फुन। एक सीरीज होती है हम्फ्री, जो कि नॉर्मली हम सिलेबस में पढ़ते नहीं है। तो ध्यान रखना लाइमन मिलती है अल्ट्रावायलेट में, ये याद रखना है आपको। इसमें जो वेव्स मिलती हैं, जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है फोटॉन्स की, वो अल्ट्रावायलेट रेस की फ्रीक्वेंसी की होती है, तो अल्ट्रावायलेट रीजन में मिलती है। ये मिलती है विजिबल में, और पास्चन मिलती है इंफ्रारेड में, ब्रेकेट भी इंफ्रारेड में, और ये फार इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड में, यानी इंफ्रारेड का लास्ट वाला कॉर्नर। पूछा क्या है, कहां है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इज द करेक्ट।
हाफ लाइफ ऑफ ए सब्सटेंस 8 ईयर। क्या पूछा आपसे? डीके कांस्टेंट इज। बहुत ही सिंपल सा यार, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। इस क्वेश्चन में क्या सॉल्व कर रहा हूं मैं? टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 बाई क्या होता है? लैम्डा। लैम्डा क्या होता है? डीके कांस्टेंट, यानी कि जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो यहां से ध्यान दे, लैम्डा बराबर क्या हो गया? 0.693 अपॉन में टी हाफ। 0.693 अपॉन में टी हाफ। तो लैम्डा बराबर 0.693 अपॉन में टी हाफ। टी हाफ कितना है? 8 ईयर्स अपॉन में 8। अब सोच, 693 अपॉन में 8, इसको हटा दो, यहां पे 1000 लगा दूं क्या? बाद में चेंज कर देंगे। अब डिवाइड इजी हो जाएगा। कितना आएगा बोल? 8 8 जा 64। कितने बच गए? 5। आगे क्या है? 3। कितना हो गया? 53। तो 8 6 जा 48। 8 6 जा 48। कितने बच गए? 48 और 53 में से कितने थे? 3 और 2 5, फिर बच गए। पॉइंट लगा के एक 0 उतार दो, 50 हो गया। तो फिर वही 8 6 जा 48 डिवाइड बाई 1000। आप इसको लिखोगे तो हो जाएगा 0.0, क्योंकि 2 है नीचे 3 है तो एक 0 लग जाएगी। 0866। 66 को क्या ले सकता हूं? सिग्निफिकेंट फिगर। इसको राउंड फिगर में 7, यानी कि 0.087, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टर इज कैपिटल आर, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको एक सर्किट दे रखा है। यहां पर क्या दे रखा है? एक सर्किट। इधर देखो, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं मैं। ये आर थोड़ा छोटा ही रख लेते हैं अपन, थोड़ा सा इजी। चलो बड़ा करता हूं, समझ में आ जाएगा। ये आर, ये आर, ये आर, ये आर और ये आर। अगर ध्यान से देख, ये दो रेजिस्टेंस को इधर की जगह में ऐसे कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा सर्किट? भाई मेरे पास एक 2 वायर जा रहे हैं ऐसे, यहां 2 बल्ब लगे हुए, ये वायर यहां कनेक्ट है। अगर मैं इस दोनों जॉइंट को उठा के ऐसे कर दूं, क्या बल्ब बुझ जाएंगे? अभी भी चलेंगे, वायर तो टाइम नहीं। यानी कि सीधी सी बात, क्या मैं सर्किट को ऐसे ओपन कर सकता हूं? जब मैं सर्किट को ऐसे ओपन करूंगा तो देखिए सर्किट कैसा बनेगा। देख, इधर वाला पोर्शन तो ऐसा ट्रायंगल तो है ही, ये भी ऐसे कैसे आ जाएगा? ये भी ऐसे कैसे आ जाएगा? इस पॉइंट को मैंने इधर खींच दिया, इसको इधर खींच दिया, तो ये ऐसे हो गया। देख, ठीक है। ए आर 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 आर, क्या बन गया? व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या बन गया? व्हीट स्टोन ब्रिज। वही बैलेंस, देख, आर अपॉन आर, आर अपॉन आर। बैलेंसिंग कंडीशन का मतलब ये यहां से क्या हो जाएगा बेटा? हट जाएगा। और ये हटते ही अब मैं इसको बनाऊं तो मेरा डायग्राम कुछ ऐसा हो गया। ए बी, एक रेजिस्टेंस ये, एक ये, एक ये, एक ये, आर 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 आर। सिंपल सा देख, दोनों सीरीज में है क्या? तो आर प्लस आर 2R। ये दोनों सीरीज में है क्या? आर प्लस आर। और ये दोनों किसमें है? पैरेलल में। तो आर इक्विवेलेंट जो आएगा क्या आ गया? 2R, क्योंकि दोनों सेम है। डिवाइड बाई कितने? 1 और 2, तो डिवाइड बाई 2। आप चाहो तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 से भी कर सकते हो। तो फाइनल उत्तर कितना है आपका? R, यानी कि D इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइट सोर्स आर सेड टू बी कोहेरेंट। दो चीजें होती है बेटा। कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं? ऐसे लाइट सोर्स होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा वेव ऑप्टिक्स के अंदर, कि जिनसे निकलने वाली वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो, सॉरी,
जो उनका फेज होता है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस की वेव क्या करती है, वो इमिट करती है। यानी मेरे पास ये दो लाइट सोर्स हैं, इससे भी लाइट निकल रही है, इससे भी लाइट निकल रही है। मैंने पूछा यहां पर दोनों का फेज डिफरेंस कितना, चलो ऐसे समझाता हूं, इससे एक वेव जा रही है, इससे एक वेव जा रही है। मैंने पूछा यहां पर दोनों का फेज डिफरेंस कितना, मान लो आ गया π/2, कितना आया। अगर मैं पूछूं यहां पर कितना, बोले सर π/2। मैं पूछूं यहां पर कितना, बोले सर π/2। यहां पर कितना, बोले π/2। कहने का मतलब हर जगह पर दोनों वेव आगे जा रही है, विद टाइम इनके फेज में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तब हम इनको क्या कहेंगे, कोहेरेंट। अगर हर जगह फेज डिफरेंस अलग अलग हो तो क्या कहेंगे, इनकोहेरेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि कोहेरेंट वेव्स आर द दोज वेव्स व्हिच इमिट फ्रॉम द सोर्स एंड फेज डिफरेंस बिटवीन देम रिमेन्स कांस्टेंट। तो सिंपल सा बात है, यानी कांस्टेंट फेज डिफरेंस की होती है। अगर आप चार ऑप्शन ध्यान से देखो तो आपके डी ऑप्शन में लिखा हुआ है, ये रहा, वेव्स ऑफ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी लिसनर, यानी सुनने वाला तो चुपचाप खड़ा है, ऑब्जेक्ट हो गया, लिसनर बोल देता हूं इसको, ठीक है। ये तो चुपचाप खड़ा है, यानी इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v0, ठीक। साउंड सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी विद द स्पीड ऑफ 1/10। मान लो लाइट की स्पीड को क्या बोल दूं, v मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, v। तो जो सोर्स है, यानी जो आवाज आ रही है यहां से, जिस सोर्स से, वो जा रहा है Vs इक्वल्स टू 1/10, यानी v/10। लाइट की जो स्पीड है उसका 1/10 पार्ट, तो v/10 से किधर जा रहा है, टुवर्ड्स द, समझ में मेरी बात, आपसे पूछ रहा है कि अपीरियंट फ्रीक्वेंसी और व्हाट इज द रेशियो ऑफ अपीरियंट फ्रीक्वेंसी एंड एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, यानी जो सुनाई दे रही है वो, इसको जो फील होगी, और जो एक्चुअल में इससे निकल रही है वो क्या होगी। तो बोले सर जो निकलेगी वही तो सुनाई देगी। नहीं नहीं बच्चा, ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है, ध्यान से सुन, आप लोगों ने डॉपलर इफेक्ट, if there is a relative motion between source and observer then the frequency heard या listen by the listener is slightly different than the actual frequency emitted by the source। सोर्स जो फ्रीक्वेंसी निकालता है और जो श्रोता लिसनर जो सुनता है, दोनों क्या होती है, थोड़ी सी वेरी करती है। इस इफेक्ट को ही क्या बोलते हैं, हम डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। तो अपीरियंट फ्रीक्वेंसी जो इसको फील होगी वो कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला, मान लो मैं फ्रीक्वेंसी को n से डिनोट कर देता हूं, तो n डैश तो अपीरियंट फ्रीक्वेंसी हो गई, इसका फॉर्मूला इक्वल्स टू n एक्चुअल फ्रीक्वेंसी v माइनस v0, v वेलोसिटी ऑफ साउंड, v0 वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर या लिसनर, अपॉन में v माइनस vs। क्लियर। तो n डैश इक्वल्स टू n v माइनस v0 क्या है, 0 अपॉन में v माइनस vs। बस vs का खेल है यहाँ पे, vs को पॉजिटिव लू या नेगेटिव। तो वेलोसिटी फ्रॉम द सोर्स टू द लिसनर, यानी सोर्स से लिसनर ऑब्जर्वर की डायरेक्शन में जितनी भी वेलोसिटी होंगी वो सब क्या ली जाएंगी, पॉजिटिव। तो यहां पर आ जाएगा कितना बेटा, v/10। क्लियर। तो मेरे से तो रेशियो पूछा है, तो n डैश अपॉन इस n को धर लिया हूं, दैट इज इक्वल टू, ऊपर तो गया v अपॉन में, नीचे इनका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम तो क्या आ गया, 10 आ गया। तो क्या बच गया यहाँ पे, 10v माइनस v। अगर आप ध्यान से देखो तो n डैश अपॉन में n, दैट इज इक्वल टू आपके पास क्या बच गया, ऊपर तो बच गया v अपॉन में, यहाँ के 10 माइनस 1 9v, और ये 10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, इनटू में 10। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, v से v कैंसिल, यानी कि n डैश अपॉन में n, दैट इज इक्वल टू 10 अपॉन में 9। n डैश अपॉन में n इक्वल टू क्या हो गया, 10 अपॉन में 9, यानी कि A is the correct option। Clear? Next, barrier potential of PN junction diodes, it depends। देखो बैरियर पोटेंशियल टेम्परेचर भी डिपेंड करता है, बायसिंग पे भी डिपेंड करता है, डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, डायोड डिजाइन पे भी डिपेंड करता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये सोचते हैं, चारों पे डिपेंड करता है बेटा, लेकिन चारों में मेन चीज क्या है, तो ध्यान देना, सबसे पहले तो तू डायोड बनाएगा, तब बाद की बात है ना वो। तो डायोड बनाएगा किसका, बोले सर या तो सिलिकॉन का, या जर्मेनियम का, या किसी और सेमीकंडक्टर सब्सटेंस का।
तो हर सब्सटेंस के लिए बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है बेटा? अलग अलग। सिलिकॉन है जैसे मान लो 0.7 होता है, जर्मेनियम में 0.3 वोल्ट होता है, ऐसे हर सब्सटेंस के लिए बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है 1। तो बाकी फैक्टर तो बाद में काम करेगा ना, कि ये डायोड बन गया, अब मैं इसको काम में ले रहा हूं, इस टाइम टेम्परेचर कितना है, कम ज्यादा होता है, वेरी करेगा थोड़ा बहुत, लेकिन सबसे पहले तो क्या करेगा, डायोड बनाएगा। तीनों तो बाद की बात है, तेरे पास डायोड बन जाएगा उसके बाद की बात है तीनों। तो पहले डायोड तो बना कि सिलिकॉन का बना रहा है या जर्मेनियम का, क्योंकि जिस मटेरियल का बनाएगा, जिस मटेरियल का डायोड डिजाइन करेगा, जिस मटेरियल का डायोड फैब्रिकेट करेगा, उतना ही क्या होगा उसका बैरियर पोटेंशियल, उसके अकॉर्डिंग वो क्या होगा, वेरी करेगा। तो डायोड डिजाइन का मतलब ये मत समझना कि डायोड को बड़ा बनाया, छोटा बनाया, ट्रायंगल का बनाया, नहीं। डिजाइन मतलब फॉर्मेशन, फैब्रिकेशन, कि किस मटेरियल का बना हुआ है। तो इट इज डिपेंड्स ऑन द डायोड डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, at what distance from the mid position kinetic and potential और simple harmonic oscillator is same। बोल रहा है एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन हो रहा है ऐसे, वो कहते हैं ना धोबी का कुत्ता घर का घाट का इधर उधर भटकता रहता है, बस कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। तो जैसे से मीन पोजीशन में आएंगे, इधर जाएंगे तो क्या बढ़ती है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक कम होती है। वापस मीन पोजीशन की तरफ आएंगे तो काइनेटिक कम होगी, सॉरी काइनेटिक बढ़ेगी, पोटेंशियल कम होगी, फिर वही पोटेंशियल बढ़ेगी, काइनेटिक कम, फिर वही काइनेटिक बढ़ेगी, पोटेंशियल। तो इस मीन पोजीशन से एक डिस्टेंस ऐसी आती है जहां पर दोनों एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। तो आपको वही डिस्टेंस निकालनी है। तो सिंपल सी बात, क्वेश्चन खुद चिल्ला चिल्ला के कह रहा है भाई तेरे से कि काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑसिलेटर आर सेम, यानी कि खुद कह रहा है चिल्ला चिल्ला के काइनेटिक एनर्जी बराबर है पोटेंशियल एनर्जी की। ये ले, यही क्वेश्चन सॉल्व हो गया तेरा। अब दोनों के तुझे फॉर्मूले आने चाहिए। फॉर्मूले दो होते हैं, एक तो साइन कोस की टर्म में होता है और एक सिंपल वाई की टर्म में होता है। तो हमें तो वाई और ए की टर्म में सीधा ये निकाला, डायरेक्ट ए से निकाले। साइन कोस का भी रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जनरल फॉर्मूला सिंपल वाई की टर्म में मैं लिख देता हूं, देखो क्योंकि वाई का रिलेशन आपसे पूछा है। तो वाई की टर्म में के का फॉर्मूला होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बराबर पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। देख 1/2 ने 1/2 को मार दिया, एम ओमेगा स्क्वायर ने एम ओमेगा स्क्वायर को मार दिया, क्या बच गया तेरे पास, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर। देखो बच्चा पार्टी, ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया 2y, इधर जाके प्लस हो जाएगा। ये आपसे क्या पूछा है y, तो y स्क्वायर बराबर क्या हो गया a/2। तो y बराबर क्या हो जाएगा, रूट ले लो इसका, अंडर रूट a स्क्वायर बाई 2। और यहां से देख ध्यान से, y बराबर a स्क्वायर का तो हो गया a/√2। अब कोई ऑप्शन देख के यूं मत बोलना कि सर आपका तो बड़ा ही आ रहा है, क्वेश्चन में छोटा ही आ रहा है। अरे भाई मैंने एम्पलीट्यूड को बड़े से लिखा, उसने छोटा ही मान के किया हुआ, यानी कि राइट ऑप्शन इज दिस। ये 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए, ठीक है बेटा। तो आज हमने जेट एग्जाम 2018 के फिजिक्स के पेपर के 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। रिमेनिंग 20 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आते हैं, तो हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। इस क्वेश्चन में, इस पेपर में आपको 20 क्वेश्चंस के अंदर कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमको कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा समझाए गए क्वेश्चन पसंद आए हो, समझ में आए हो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियोस देखना ना भूलें। इतना ही नहीं, मेरी क्वेश्चन पेपर नहीं, हमारे इस चैनल पर आपको जेट या एग्रीकल्चर सभी एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे। जेट के हमने 2015 से लेकर और क्वेश्चन सॉल्व कराना शुरू किए हैं। फिजिक्स का तो हमने अभी 2018 का ही पेपर लिया है, बट इससे पहले हम 2015, 16, 17 3-4 साल के जेट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा जाए। और साथ ही साथ आप सभी स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है कि हम आने वाले कुछ ही दिनों में, बहुत ही जल्द, क्योंकि जेट एग्जाम और आईसीआर एग्जाम बहुत पास आने वाली हैं, तो उनका क्रैश कोर्स लेकर आ रहे हैं आपके लिए, वही फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर। आपको जेट और आईसीआर एग्जाम से रिलेटेड आपको वीडियोस, नॉट क्वेश्चन पेपर, टॉपिक वीडियोस आपको मिलेंगे, जिससे कि आगे आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर आप अपनी एग्जाम्स की तैयारी कर सकें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।